नमस्कार साथियों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। हरियाणा के या फिर हरियाणा से बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं, हरियाणा में ग्रुप डी की पोस्ट का जो है वेट कर रहे थे, सो उनके लिए सीईटी के एग्ज़ाम के लिए जो है आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि सीईटी के फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं। सो जो पब्लिकेशन की डेट है वो आज की है 30 मई की, और जो फॉर्म आपके फिल होने शुरू होंगे वो आपके 5 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और 26 जून 2023 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो फीस को डिपॉजिट करने की वो आपकी 30 जून 2023 रहेगी। अब इसमें सबसे पहले तो कैंडिडेट को ये ध्यान देना है कि जिन कैंडिडेट ने सीईटी का फॉर्म पहले फिल किया हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तौर पे, जिन्होंने ग्रुप सी के लिए पहले फॉर्म फिल किया था, उनको ये फॉर्म दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट जो कि सिर्फ ग्रुप डी की योग्यता ही रखते हैं, जो कि 10th पास हैं, सो उन्होंने जो सीईटी का फॉर्म अगर पहले फिल नहीं किया था, वो कैंडिडेट 5 जून 2023 से लेकर 26 जून 2023 तक सीईटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो ये ध्यान दीजिएगा कि जिन कैंडिडेट ने पहले सीईटी का फॉर्म फिल कर दिया है, वो कैंडिडेट जो है अब ये फॉर्म फिल ना करें। हाँ, लेकिन अगर उनको कोई अपने सीईटी के फॉर्म में मॉडिफिकेशन करनी है या कोई चेंजेस करने हैं, तो वो अपने पोर्टल पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू लॉगिन करके वो चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने पहले सीईटी का फॉर्म भरा हुआ है। अब जो डेट है वो आपकी यही है, डेट जो इसमें मेंशन की गई है 5 जून 2023 से 26 जून 2023। अब नेक्स्ट है कि ये जो पोस्ट हैं आपकी ग्रुप डी की पोस्ट है, एक्सेप्ट स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार, इसकी पोस्ट इसमें नहीं है। स्वीपर्स की नहीं है, चौकीदार की नहीं है और स्वीपर कम चौकीदार की नहीं है। जो एलिजिबिलिटी है वो आपके पास ये होनी चाहिए कि 10th क्लास आपकी ये होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और हिंदी और संस्कृत 10वीं तक आपको एक सब्जेक्ट के तौर पर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब ये जो चीज़ है इसमें क्लियरली मेंशन की गई है कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द डेजिग्नेटिंग पोर्टल, मतलब जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो है अपना जो अप्लीकेशन फॉर्म है, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें, एडिट करना चाहें, वो एडिट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट के बाद जो है आप लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। सो अभी जो सीईटी के लिए, जो ग्रुप डी के लिए जो कैंडिडेट जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था, जो अप्लाई कर रहे हैं, उसी टाइम पीरियड के दौरान जो है आप लोग जो जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था वो एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को, तो उनको ये जो है आप सुविधा दी गई है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो पोस्ट की डिटेल्स देख लेते हैं। करीब 13,536 पोस्ट जो हैं ग्रुप डी की आपकी वेरियस डिपार्टमेंट्स में फिल की जाएंगी। एज का क्राइटेरिया अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो एज जो है आपकी वो 18 से 42 साल होनी चाहिए, और पे स्केल जो है इसका वो आपका रहेगा 16,900 से 53,500 प्लस अप्लीकेबल जो स्पेशल जो पे होगा इसका। तो ये आपका पे स्केल रहने वाला है। अगर बात करें कि अगर आपने कोई जो है रोंग पर्टिकुलर्स या फिर रोंग डिटेल्स फिल किया है, तो उस केस में आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट के बाद जो कि आपकी 26 जून 2023 है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की, उसके बाद और फ़ी की जो है लास्ट डेट है जो फीस भरने की, वो आपकी 30 जून 2023 है। इसके बाद जो है आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, अपडेट करने का या फिर रजिस्ट्रेशन करने का। सो आप लोग ध्यान रखें कि 26 जून 2023 तक ही आप अपना फॉर्म फिल कर ले और लास्ट डेट की वेट ना करें। इन बिटवीन जो है डेट जो स्टार्ट होने के इन बिटवीन आप अपना फॉर्म फिल कर लें। सो नेक्स्ट डिटेल ये है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का नहीं होना चाहिए, हरियाणा गवर्नमेंट का होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि कैसे कौन सा सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है। दरअसल जब आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो तो दो टाइप के ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक हरियाणा गवर्नमेंट के लिए और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। डिफरेंस क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में आपकी जो फैमिली इनकम है उसकी लिमिट है 8 लाख रुपए और हरियाणा गवर्नमेंट वाले की है 6 लाख रुपए। तो
तो इसमें जो आपका EWS का सर्टिफिकेट चलेगा वो हरियाणा गवर्नमेंट वाला चलेगा, और आपको नए सेशन का 2023-24 का जो सेशन है उसका EWS का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है आपकी अभी जून में फॉर्म फिल होने हैं, तो नया सेशन 2023-24 का स्टार्ट हो चुका है, तो आपको 2023-24 का EWS का सर्टिफिकेट इसमें फिल करना है। और जो कैंडिडेट पहले CET का जैसे जिन्होंने अगर फॉर्म फिल किया हुआ है तो वो अपने नए EWS का सर्टिफिकेट के साथ अपना जो फॉर्म है CET का उसको अपडेट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि कुछ कैंडिडेट को जैसे सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को लेके काफ़ी डाउट रहता है। सो इसमें जो आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे वो आपके प्राइवेट एजेंसी के कंसिडर नहीं किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3.6 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है। ये जो पॉइंट आप लोग देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर इश्यूड बाय सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट एजेंसी, उसको एक्सपीरियंस के तौर पर आपका नहीं लिया जाएगा। 3.6 पॉइंट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है। आप लोग एक एक करके सभी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं ताकि बाद में आप लोग न पूछे हैं डाउट। एक चीज़ ये हो गई। अब जैसे अदर जो हैं इस सिचुएशन में ESM के जो भी कैंडिडेट हैं उनको अपना अटेस्टेड फोटोकॉपी जो आइडेंटिटी कार्ड का वो अपलोड करना है, जो कि आपका इश्यू होना चाहिए जिला सैनिक बोर्ड से या फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या बुक से, उससे आपका इश्यूड होना चाहिए। रिलैक्सेशन इन एज जो है वो आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से दे सकते हैं कि SC कैटेगरी को 5 साल की है, बैकवर्ड को 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन एज है, और जो है अदर कैटेगरी है उनको उस हिसाब से एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो इस केस में एनेक्सर्स बताए गए हैं कि कौन कौन से एनेक्सर्स आपके इसमें लास्ट में दिए गए हैं, और आप लोगों को जो भी सर्टिफिकेट एनेक्सर जो है अटैच करवा के अपलोड करना है वो जो इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में दिया गया है वही एनेक्सर करने हैं। अपनी तरफ से किसी भी अदर एडवर्टाइजमेंट का एनेक्सर उठा के आपको अपलोड नहीं करना है। इसके वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सा एनेक्सर किस चीज़ के लिए है। फीस की अगर बात करें, जो कैंडिडेट अभी नए तौर पर अप्लाई करेंगे, अगर मेल अप्लीकेंट्स हैं जनरल कैटेगरी के, अगर वो रेस्ट ऑफ हरियाणा को बिलोंग करते हैं तो उनको अगर अपना PP नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर वो प्रोवाइड कराते हैं तो उनकी फ़ीस लगेगी 500 रुपये। लेकिन जो अपना परिवार पहचान नंबर जो है या फिर आधार कार्ड नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो उनकी जो है 1000 रुपये फ़ीस लगेगी। जो नॉन रेजिडेंट है हरियाणा के, अगर वो अपना आधार कार्ड नंबर नहीं देते तो 500 रुपये, और अगर आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड कराते तो 1000 रुपये लगेगी। ऐसे ही अदर कैटेगरीज के लिए फीमेल अप्लीकेंट के लिए है जो कि जनरल कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी की है, 250 रुपये उनके लिए है जो कि रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है और अपना परिवार पहचान पत्र नंबर या आधार नंबर प्रोवाइड कराती हैं, और अगर नहीं कराएंगे तो आपके 500 रुपये फ़ीस लगेगी। तो इस टाइप से आपके जो अप्लीकेशन फ़ीस दी गई है आप लोग देख सकते हैं, और फीस एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा आपकी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और 7.7 पॉइंट में फिर से मेंशन किया गया है कि जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी CET के लिए रजिस्टर्ड कर दिया है ग्रुप T या फिर ग्रुप C एंड D के लिए डेजिग्नेटेड पोर्टल पर, जो कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पहले शुरू किया गया था, उनको अभी दोबारा से फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है एडिट या करेक्शन करने के लिए उनके फॉर्म में। जो नए सिरे से फॉर्म फिल कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही फॉर्म फिल कर फीस पे करनी है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा? CET का 95% मार्क्स आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टेस्ट होगा उसके होंगे, 5% मार्क्स आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के होंगे, और जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसको जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। 75% जो एग्ज़ाम का सिलेबस होगा वो जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी एंड रिलेवेंट और कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। 25% जो है इसमें आपकी हरियाणा GK आएगी, जिसमें कि हरियाणा की हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और कल्चर होगा। इस टाइप से आपका जो है एग्ज़ाम का सिलेबस डिवाइडेड है, और एग्ज़ाम का सिलेबस नीचे भी दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछ सकते हैं, वो वीडियो के लास्ट में आप लोग देखेंगे। मैक्सिमम जो है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5% नंबर मिल सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट में A पार्ट है इसमें पहले में ये बताया गया है कि आपके घर में गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग रहता है कैंडिडेट्स के लिए वो ये है ग्रॉस फैमिली इनकम वाला। ये मैं आप लोगों को बता दूं, आपको अदर जो वीडियोस हैं कहीं से किसी सोर्स से कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है
कि आपकी जो इनकम देखी जाएगी जिस साल आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर की। तो जैसे कि आप अगर अब अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2023 से 2024 का फाइनेंशियल ईयर है। तो इसका मतलब क्या है कि 2022 से 23 वाली जो फाइनेंशियल ईयर की इनकम है आपकी फैमिली की, वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। सो अगर 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर की फैमिली इनकम आपकी 1,80,000 से कम है और घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप लोग जो है ये अपना 5% मतलब 5 मार्क्स सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत आप लोग अपने ले सकते हैं। ये रेगुलर एम्प्लॉय की डेफिनेशन दे रखी है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, डेली वेजिस बेसिस पे या गेस्ट टीचर या आंगनवाड़ी वर्कर वगैरह हैं, ये आपके रेगुलर एम्प्लॉय में नहीं आते। या फिर HKRN में अगर कोई आपका जो है इस टाइप से जॉब कर रहा है HKRN में, तो वो भी आपका रेगुलर एम्प्लॉय में नहीं आता है, बशर्ते कि उसकी जो इनकम है वो 1 लाख साल की 1,80,000 से ज़्यादा ना बैठती हो। अब फैमिली का मतलब क्या है? अगर कोई मेल अप्लीकेंट है तो उसमें वो खुद, उसके फादर, मदर, वाइफ, और अगर अनमैरिड ब्रदर है या फिर उसका सन है, वो चीज़ आपके आ जाएंगे। फीमेल अगर अनमैरिड है तो उस केस में अब वो खुद, उसका फादर और मदर और अनमैरिड ब्रदर। अगर फीमेल मैरिड है तो उस केस में मैरिड फीमेल, उसके हस्बैंड, उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और अनमैरिड ब्रदर इन लॉ है या फिर उसके चाइल्ड हैं वो भी। अब इस केस में एक डाउट कैंडिडेट का ये रहता है कि मेरी जो फैमिली आईडी है वो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की आईडी से अलग है, तो क्या वो भी काउंट हो गए? भले ही आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की आईडी आपकी आईडी से अलग हो, लेकिन जो उनकी इनकम है वो आपके इसमें काउंट होगी। फैमिली आईडी का अलग होना इशू नहीं है, फैमिली आईडी भले ही अलग हो लेकिन वो आपकी जो इनकम है वो उनकी और आपकी दोनों की ऐड होके ही काउंट होगी। सो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी फैमिली आईडी में हो या ना हो। सो ये इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। डाइवोर्स फीमेल की अगर बात करें एप्लीकेंट की, तो वो खुद, उसके फादर, मदर और अगर ब्रदर में अनमैरिड है तो वो, और अगर उसके बच्चे हैं तो वो। और एक रहता है कि फादरलेस के मार्क्स, ये कैंडिडेट का काफ़ी डाउट रहता है, TCT में भी काफ़ी डाउट आया है कैंडिडेट का। अब वो कैंडिडेट ध्यान से सुने। फादरलेस में जो है आपको या तो विडो है या फिर फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड है और उनके जो फादर की डेथ है वो 42 ईयर्स की जो एज है उससे पहले हो गई है। आप जो है फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड होने चाहिए। चाइल्ड में मतलब क्या है कि मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। और आपके जो फादर की डेथ है वो 42 साल की एज होने से पहले हो गई है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। एक तीसरी कंडीशन क्या है जिसमें आपको 5 नंबर मिल सकता है? या तो आप फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड हैं एंड हिज फादर हैज़ डाइड बिफोर द अप्लीकेंट, या फिर आपकी जो एज है 15 साल होने से पहले आपके फादर की डेथ हो गई है। तो आप लोग ध्यान से समझें क्योंकि ये डाउट आपका लास्ट तक बना रहेगा, तो ये डाउट आप यहीं पे ही क्लियर कर लें। या तो जो आपकी फादर की डेथ है वो 42 ईयर्स की एज अटेन करने से पहले हो गई हो, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और आप फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड हैं। या फिर आपके जो फादर की डेथ है वो आपके 15 साल होने से पहले डेथ हो गई हो और आप फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड हैं, तो भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो आई थिंक आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि एक्सपीरियंस के मार्क्स आपको मैक्सिमम 4% यानी 4 नंबर ही मिलेंगे, 5 नंबर इस केस में नहीं मिलेंगे, तो 4 ही नंबर मिलेंगे इस केस में। सो प्राइवेट का ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो आपका एक्सपीरियंस का नहीं चलेगा, प्राइवेट का ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही आपका चलेगा। इसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी और ये सब, तो यहाँ से आपका एक्सपीरियंस चलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि सिलेबस किस टाइप से आएगा, ये डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है आपका। 15% जो है वो आपका क्या आएगा कि इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, कल्चर और ज्योग्राफी, इससे आएगा। और जनरल साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 15% सिलेबस आएगा, तो यह आएगा आपका 30% सिलेबस। और ये सेक्शन है दोनों आपके जनरल अवेयरनेस के अंडर। सो इसमें आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा और इंडिया की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब आ जाएगा और उसमें एक जनरल साइंस भी सेक्शन है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 10% वेटेज रहेगा रीजनिंग का, तो उसमें ही आप लोग देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये सब आपका दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं।
अगर मैथमेटिक्स की बात करें यानी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसके अब जो पोर्शन है वो आपका 15% रहेगा। सो 15% में ये टॉपिक आपके कवर होंगे। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड पोर्शन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस जो है ये सब आपके 15% में कवर होंगे। और अगर हम लैंग्वेज की, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज का ये आएगा, इंग्लिश ग्रामर आएगी, स्पॉट द एरर वगैरह आएंगे, फिर इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, और ये सब जो है 10% इसकी वेटेज रहेगी। ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज की, हिंदी लैंग्वेज भी आपकी 10% वेटेज के साथ आएगी, जिसमें कि सिलेबस आपका ये दिया गया है। वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनेकार्थ या विकारी शब्द, विकारी अलंकार, ये सब आपका 10% वेटेज में आएगा। और 25% वेटेज जो है वो आपकी हरियाणा जीके की रहने वाली है। सो हरियाणा जीके में आपका 25% क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। स्क्रूटनी जो डॉक्यूमेंट की है, जो डॉक्यूमेंट आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपलोड करोगे वही डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल फॉर्म में डीवी के टाइम पे स्क्रूटन किए जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो नेक्स्ट जो है onetimregistration.haryana.gov.in, इस लिंक पर जाके, ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक पर जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आप अपने पास रखें, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है तो आप एडवर्टाइजमेंट से कंफर्म कर सकते हैं। किसी वीडियो के चक्कर में पढ़ने की बाद में ज़रूरत नहीं है। कोई अगर डाउट आता है तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या मेंशन किया गया है, क्योंकि एट द एंड जो चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में लिखी गई हैं आपकी वही मान्य होंगी, ना कि कोई अगर यूट्यूब पे कोई अगर कोई चीज़ क्लेम कर रहा है वो। अब जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में देखें कि ये जो सर्टिफिकेट है आपकी, ये सब एनेक्जर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर हायर क्वालिफिकेशन है 10वीं के बाद, अगर आपने 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो सब भी आप अपलोड कर सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक के लिए एनेक्जर 3 जो है इसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है। सो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि कैंडिडेट्स को ये सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि कौन सा एनेक्जर क्या जो है आपको अपलोड करना है। अब अगर आपको फिजिकल लिमिटेशंस है, मतलब अगर आप एग्ज़ाम नहीं लिख पा रहे हैं, तो अगर आपको लिखने के लिए कोई राइटर चाहिए तो उसके लिए आप एनेक्जर 1 दिया गया है। स्क्राइब के लिए, खुद के स्क्राइब के लिए, अंडरटेकिंग के लिए जो है वो भी लिखने के लिए आपको एनेक्जर 2 दिया गया है। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, इसके लिए एनेक्जर 3 दिया गया है। इस फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपका नाम, आपका फादर का नाम, किस गांव से बिलोंग करते हो, किस तहसील से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, और कितना टाइम आपको जॉब करते हुए हो गया है, और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट मतलब आप कब ज्वाइन किया था, और आज की डेट अगर आप करंट में ज्वाइन कर रहे हो, और टोटल आपको कितना टाइम पीरियड हो गया है, ये सब आपको देखना। अगर ईपीएफ आपका कट रहा है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है ईपीएफ नंबर, अगर नहीं है तो आप नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसके हेड के यहाँ पे साइन होंगे और उनकी मोहर होगी, उनका नाम और उनका क्या डेजिग्नेशन है, मतलब वो किस पद पे हैं, उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर। अब सबसे बड़ी डाउट रहती है कि नो जॉब वाला कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं सेल्फ अटेस्टेड ही अपलोड कर देते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट टू बी वेरीफाइड बाय तहसीलदार, तहसीलदार से वेरीफाई करवाना है। इसका मतलब क्या है कि रिपोर्ट ऑफ नंबरदार, पहले नंबरदार से वेरीफाई कराओगे, अगर गांव में हो तो नंबरदार से, शहर में रहते हो तो एमसी से, फिर पटवारी वेरीफाई करेगा, और फिर उसके बाद आपका तहसीलदार इस पे वेरीफाई कराएगा। और ये बनवाने का तरीका क्या है कि अपनी अपनी तहसील में जाओगे जैसे ही, एक आपका एफिडेविट लगेगा जिसमें कि 3rd पॉइंट में जो 2 कंडीशन दी गई हैं, ये दोनों कंडीशन उस एफिडेविट में मेंशन करा देना। और ये मेंशन कराने के बाद आपकी फ़ोटो खींचेगी उसमें पीछे की साइड, और फोटो खींचने के बाद तहसीलदार जो है इसको वेरीफाई कर देगा, इस पर साइन कर देगा, तो आपका ये नो जॉब वाला फिल हो जाएगा। इनकम और एसेट सर्टिफिकेट जो है आपके कोई भी सीएससी सेंटर वाले, कॉमन सर्विस सेंटर वाले जो हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं, उस फाइल में आप डिटेल्स भरोगे, नंबरदार, पटवारी और तहसीलदार से वेरीफाई होकर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन जाता है। सो ये स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, फॉर विडो के लिए सर्टिफिकेट फॉर्म, विडो के लिए फॉर्म है, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का विडो का सर्टिफिकेट है। सो ये सब आपके एनेक्जर, यहाँ पे एनेक्जर 9th दिया गया है, जिनके की फादर की डेथ हो चुकी है वो इसी फॉर्मेट में बनवाएं।
किसी अदर फॉर्मेट में नहीं चलेगा। नेक्स्ट 10 में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है कि सर्टिफिकेट अगर किसी एप्लीकेंट के फादर की अगर डेथ हो चुकी है। तो इस टाइप से पूरी एडवर्टाइजमेंट जो है आप लोगों ने देखी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे रखे। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे की हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर दिल्ली या फिर आउट ऑफ हरियाणा कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन के जो है उसको लिंक को आप दबा दें, और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पहले पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद ही अगर आपको डाउट आ रहा है तो ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे जो भी इश्यूज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आने वाले हैं वो सभी इसमें इश्यूज़ क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। जल्द ही जैसे ही मुझे टाइम मिलता है आपके सब इश्यूज़ जो हैं वो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।